सहित हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करती है? अगर हम लोग भारत का मैप देखें तो भारत के मैप में थोड़ा सा इसमें फ्री हैंड बनाने में ये दिक्कत है। यहाँ पर जो हमारा राज्य है तमिलनाडु, वहाँ उसके किनारे जो है हिंद महासागर लगता है और वहाँ पर करीब में नीचे जो है हमारा ये जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका स्थित है, जो भारत और श्रीलंका को स्थल सीमा तो कहीं पर टच नहीं होता है, लेकिन जो जलीय सीमा के द्वारा अलग किया जाता है उसका नाम है पाक जल संधि। याद रखिएगा, पाक जल संधि के द्वारा जो है भारत और श्रीलंका पृथक होता है। और यह पाक जल संधि जो स्थित है यहाँ पर कौन महासागर है? तो भारत के नाम पर ही, हिंदुस्तान के नाम पर ही स्थित हिंद महासागर है। और हिंद महासागर के पाक जल संधि के द्वारा जो है भारत और श्रीलंका अलग अलग होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि भारत तथा चीन के बीच जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसको किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जो हमारे भारत का मैप है जिसमें भारत की जो सीमा है वो 7 स्थलीय पड़ोसी देश से लगता है। पश्चिम से अगर हम लोग शुरू करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी देशों से सीमा लगता है। जिसमें जो रेड क्लिफ रेखा है, ऑप्शन में जो हमारे रेड क्लिफ रेखा है, तो याद रखिएगा सर जॉन रेड क्लिफ के नेतृत्व में यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। तो यह भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। लेकिन मैक मोहन के द्वारा जो है भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींची गई है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि भारत तथा चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वह मैक मोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। और डुरंड रेखा जो है वह वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। पहले जो भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, पूरा जो हमारा ये भारत था, संगठित भारत, तो उस वक्त जो है अंग्रेजों ने डुरंड रेखा खींच करके अफगानिस्तान को अलग किया था। अभी जो इस प्रश्न का दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कि भारत तथा चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनडायरेक्टली यह भारत का ही अंश है, तो इन दोनों के साथ तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा रेखा लगती है। भूटान के साथ भी लगता है। जो देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा रेखा नहीं लगती है वह देश है श्रीलंका, जो कि भारत को ये पाक जल संधि के द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है, यानी ये हिंद महासागर में स्थित देश श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो सबसे लंबा जो है वो किस देश के साथ लगती है? यहाँ पर अगर हम लोग भारत के मैप को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ गुजरात से शुरू होकर के गुजरात, राजस्थान, इन सारे राज्यों से सीमा लगते हुए पंजाब और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की सीमा लगती है। फिर इधर बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा लगती है। फिर चीन की सीमा जो है लद्दाख में भी लगती है, पीछे सिक्किम में भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश में भी लगती है। और बांग्लादेश जिसकी सीमा जो है ये पश्चिम बंगाल और पूर्ववर्ती राज्यों से लगती है। अर्थात जो है ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि बांग्लादेश की सीमा जो है हमारे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला देश है। यानी जो पश्चिम बंगाल राज्य है, इधर असम राज्य है, इन सारे राज्यों से जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे लंबी जो तटीय सीमा रेखा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, वह बांग्लादेश की लगती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बांग्लादेश पहले पूर्वी बंगाल हुआ करता था, बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना। लेकिन 1971 में शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के एक लीडर हुए और उन्होंने जो है पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश पृथक किया था, अलग किया था। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि गारो, खासी और जयंतियाँ पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये जो जयंती है, गारो पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतियाँ के नाम से जो पहाड़ी हैं, यह पूर्वोत्तर हिमालय का पहाड़ी भाग है। अर्थात इसका जो 5वां नंबर प्रश्न है उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोंकण तट, जो तटीय इलाका है भारत के अन्य राज्यों का, इसमें जो है इधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सारे, गोवा,
इन सारे राज्यों से जो है वो भारत के जो सारे राज्य हैं ये तटीय प्रदेश हैं, यानी इसके बाद जो है भारत की स्थिति समुद्र से लगती है। तो कोंकण तट जो नाम है वो कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र है? कोंकण तट जो क्षेत्र है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा से दमन तक के क्षेत्र को जो है वह कोंकण तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप जो है यह भारत के कौन से, भारत 3 ओर से जो है यह घिरती है। भारत की जो स्थिति है वो 3 ओर से तटीय प्रदेश है, यानी 3 ओर से समुद्र से घिरती है। पश्चिम में अरबियन सागर है, यहाँ पर जो है सबसे दक्षिण में हिंद महासागर है, और इस इलाके में जो है बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। तो भारत का जो लक्षद्वीप है या द्वीप समूह जो है यह यहाँ जो अरबियन सागर में यानी अरब सागर में स्थित है। अर्थात 7वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित ये द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई का सबसे अवरोही क्रम है, यानी घटते क्रम में कौन सी नदियों की लंबाई है। भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों का हम एक अलग सीरीज बनाए हैं, वो भी हम आप लोगों से शेयर कर देंगे, कमेंट में ही उसका लिंक आपको मिल जाएगा। भारत की कौन सी नदियाँ कहाँ से बहती है और वो कहाँ जाकर के गिरती है, ये सारी जानकारी डिटेल्स में उसमें दिया गया है, तो आप उस वीडियो से भी नदियों के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है 8वां कि भारत की जो नदियां हैं इसका अवरोही क्रम कौन सा है। तो भारत की नदियों का जो सबसे सही अवरोही क्रम होगा कि तो सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो नदियों के अवरोही क्रम में ए सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जो सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है, इसका उद्गम स्थल जो है यह 2 प्रमुख नदी भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त धारा से होता है, और यह उत्तराखंड में जो है भारत में प्रवेश करती है, और ये गंगोत्री से निकलती है गोमुख स्थान से, और फिर जो है यह उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है। पश्चिम बंगाल के बाद जो है यह बांग्लादेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे सही उत्तर होगा 9वां नंबर क्वेश्चन के लिए, कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन डेल्टा जो है जहाँ पर गंगा और ये ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है उसके मुहाने पर बनता है सुंदरवन डेल्टा, और सुंदरी वृक्ष के कारण जो है उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है, ये भी याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है और मुहाने पर जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन यौगिक है, यानी अब हम लोग जो है भूगोल के बाद जो प्रश्न आया हमारे पास वो विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, तथा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे। 11वां नंबर प्रश्न है कि यौगिक कौन सा है। तो यौगिक जो है पारा, यह जो मरकरी है ये तत्व है, ओजोन ये भी ऑक्सीजन का ही ये अणु है लेकिन ये यौगिक नहीं है, वायु मिश्रण है। अमोनिया जो है जिसका सूत्र होता है NH3, यह यौगिक की श्रेणी में आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग करने से पदार्थ कौन सा बनता है। तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का, शुद्ध पदार्थ अर्थात तत्व कह सकते हैं हम लोग, शुद्ध पदार्थ में तत्व कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ तत्वों को एक मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ का निर्माण होता है उसको यौगिक के नाम से जाना जाता है। और मिश्रण जो है वो किसी भी अनुपात में मिक्स होता है, और तत्व जो है वो पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है। 3 रूप में रासायनिक रूप से पदार्थ को 3 रूप में बांटा गया है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो तत्व सबसे शुद्ध रूप हुआ, यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिश्रण हुआ, और मिश्रण जो है कोई उसका निश्चित अनुपात नहीं है, वो मिश्रण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है। उसको आदर्श धातु कहेंगे या उपधातु या मिश्र धातु या धातुमल। तो ध्यान रखिएगा मेन कन्फ्यूजन जो है वो बी और सी में होगा कि उसको उपधातु कहेंगे या मिश्र धातु कहेंगे, जिसमें धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो, यानी मेटल्स भी हो और नॉन मेटल दोनों का गुण हो।
रूम टेम्परेचर पर वो नॉन मेटल की तरह रहता है, अधातु की तरह रहता है, लेकिन जैसे ही ताप उसका बढ़ाते हैं तो वह धातु की तरह काम करने लगता है, जिसका उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है उदाहरण है। तो इसको उपधातु के नाम से जाना जाता है। उपधातु जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, याद रखिएगा, SI उसका ये है और जर्मेनियम का GE है, ये सब उपधातु है। ये रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर धातु की तरह रहता है, उसके बाद अधातु की तरह रहता है, तापमान बढ़ाने पर धातु की तरह बिहेव करता है। मिश्र धातु जो है दो या अधिक धातु को मिलाने से बनता है, इसलिए मिश्र धातु नहीं कहेंगे, उपधातु कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वह कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। जितनी भी धातु है सामान्यतः वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करती है। जो भी हमारा तार है, एल्युमिनियम का, ये कॉपर का, ये सभी विद्युत का सुचालक है, लेकिन जो धातु विद्युत का कुचालक है वो ऑप्शन नंबर सी है, लेड है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। वह पदार्थ है, तीन जो प्रमुख भौतिक अवस्था है पदार्थ का, जिसको ठोस, द्रव और गैस के नाम से जानते हैं। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला जो ये पदार्थ हमारे ऑप्शन में है वो पानी है, जिसका जो पानी जो है वो शुद्ध रूप में द्रव अवस्था में है। उसको जब हम लोग फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वह बर्फ की अवस्था में आते हैं, जो कि पदार्थ का ठोस अवस्था है। और फिर उसी पानी को जब हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो वाष्पित होना शुरू होता है, जो कि पदार्थ की तीसरी यानी गैसीय अवस्था है। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा कि पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था यानी चौथी अवस्था का नाम क्या है। तो पदार्थ की जो भौतिक रूप से है वो 3 अवस्थाओं में बांटा गया था, जिसको एक को ठोस, दूसरे को द्रव तरल भी कह सकते हैं, और तीसरे को गैस कहा गया। चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा अवस्था के नाम से जानी जाती है, अर्थात 16वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण को जो है आम भाषा में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो ये है वो तत्व है कि यौगिक है या मिश्रण है, तो इसका जो सबसे करेक्ट एग्जाम्पल है वो ऑप्शन नंबर बी है कि व्यंजक पाउडर जो है वो ये ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, यह जो है यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। परमाणु जो भी होता है, परमाणु के नाभिक में, नाभिक यानी न्यूक्लियस जो बीच में होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसकी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। अर्थात नाभिक के कण पूछ रहे हैं। परमाणु में 3 कण होते हैं, ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये नाभिक में होता है, अर्थात 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है। तो ये जो परमाणु में 3 कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन पर जो है वो निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर है 19वां नंबर प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। तो ये जो 3 कण हैं परमाणु के, इसमें 3 कण का याद रखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हैं जे थॉमसन हैं, प्रोटॉन की खोज करने वाले गोल्डस्टीन है, याद रखिएगा, और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो हैं वह ये जेम्स चैडविक हैं, याद रखिएगा तीनों कण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा जा रहा है थॉमसन, प्रोटॉन की पूछेगा तो गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की पूछेगा तो जेम्स चैडविक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हमारा जो प्रश्न है वो इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक करके दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसकी बेहतर तैयारी कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी जगहों पर इसका जो है विस्तार रहा है। सभी स्थल के बारे में जो डिटेल्स जानकारी है उसका भी अलग वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता पर हमने 100 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का सेट भी चलाया है, जो भी इसी चैनल पर मौजूद है। आप उसे भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
क्वेश्चन नंबर 21 है वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन जो है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यह जो स्थल मौजूद है 22वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह कौन है, तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए। यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में वो नवपाषाण युग है, यानी लोग उस वक्त पत्थर के निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, या लौह युग है, लोहा का इस्तेमाल करते थे, या कांस्य युगीन सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय जो है उस वक्त व्यापार करना था, या पशुपालन था, या शिकार, या कृषि। तो अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो ये है वह व्यापार करना उस वक्त का मुख्य व्यवसाय। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों पर जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह नगर है वह लोथल है, जो कि स्थित कहाँ है, तो यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे, अर्थात 25वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म में जितने तीर्थकार हुए हैं उनकी संख्या जो है वह 24 है। तीर्थकारों की संख्या कितनी है, 24 है। प्रथम तीर्थकार जो है वो ऋषभ देव के नाम से जाने जाते हैं, और 23वें तीर्थकार जो है वो पाशुरनाथ है, और 24 एवं अंतिम तीर्थकार जो हुए हैं वह महावीर हुए हैं। स्वामी महावीर जो है वो 24 और अंतिम तीर्थकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो आधुनिक भारत के ये अपने बिहार के ये आधुनिक बिहार के जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में स्थित था, और इसकी जो स्थापना है वह धर्मपाल के द्वारा किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। दो प्रश्न इससे बन सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में वह कौन सा जिला इससे संबंधित है, तो वह जो है ये भागलपुर जिला संबंधित है। और भागलपुर का एक और इतिहास है कि भागलपुर जो है वो रेशम के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हुआ है, याद रखिएगा 4 बौद्ध संगीति हुआ है। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वी से वैशाली में, तीसरा हुआ था पटना में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई है जो कि पाटलिपुत्र पटना में हुआ है, उसकी जो संरक्षण देने का काम किया है उस वक्त जो ये सम्राट थे वो सम्राट अशोक महान थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वह अब इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि महावीर के माता का नाम क्या था। महावीर के माता का नाम जो है वह त्रिशाला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वह सबसे सही उत्तर होगा। महावीर के माता का नाम क्या था, त्रिशाला, ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर की जो मृत्यु है या जिसको महापरिनिर्वाण के नाम निर्वाण की प्राप्ति कहिए, तो महावीर की जो निर्वाण की प्राप्ति हुई है वह श्रवण बेलगोला में हुआ है, या लुम्बिनी में हुआ है, या फिर कुलगुमलय या पावापुरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे करेक्ट आंसर है कि महावीर की जो निर्वाण की प्राप्ति है वो पावापुरी में हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है नाम, वह एनी बेसेंट का जाना जाता है। थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी इतिहास याद रखिए कि 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। एओ ह्यूम को जो है संस्थापक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम को संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और इसकी स्थापना मुंबई में किया गया था। उसके बाद जो है फिर अलग अलग जगहों पर पूरा इसका अधिवेशन होता है और अलग अलग लोगों के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, और इसका जो है
पहली महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट है, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजिनी नायडू के रूप में जानी जाती है। कौन? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो वर्ष 1905 में जब बंगाल को विभाजित किया गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल आज भी हमारा पश्चिम बंगाल के रूप में उपस्थित है। उस वक्त पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये सारे राज्य जो है पश्चिम बंगाल के हिस्सा हुआ करता था। और पूर्वी बंगाल में जो है बांग्लादेश, जो आधुनिक बांग्लादेश है और असम है, ये क्षेत्र पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आते थे। इसका जो है बेसिकली इसको जो है वो धार्मिक आधार पर बांटा गया था, लेकिन प्रशासन की दिक्कत को का नाम देकर के इन्होंने बांटा था। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के रूप में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। इसके जो प्रमुख नेता के रूप में नाम आता है वो लाला हरदयाल का, ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे करेक्ट आंसर है 33वां नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? यह कथन जो है किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह जो कथन है यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक का यह मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है यह किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है यह 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। यानी 35वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय परिषद अधिनियम, इसको जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर सी जो है 36वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। एक ही प्रश्न को कैसे जो है आपसे घुमा करके कंफ्यूज किया जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में जब हम लोग आगे जो सीरीज करेंगे उसमें देखेंगे कि जो गर्म दलीय आंदोलन हुआ है, उस गर्म दलीय आंदोलन जो है कांग्रेस दो गुट में बट गई। 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो गुट में बढ़ जाती है, एक नरम दल अलग हो जाता है और एक गर्म दल अलग हो जाता है। तो ये जो लोग हैं मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी नरम दलीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन जो गर्म दलीय कांग्रेस के गर्म दलीय आंदोलन के जो पिता कहलाएंगे वो बाल गंगाधर तिलक का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह बंगाल विभाजन के अगले वर्ष यानी 1905 के बाद 1906 में हुआ है, और यह भी दिसंबर 1906 में हुआ है। यह कहाँ हुआ था? तो अभी जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई में और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि 1916 में मद्रास में जो होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के जो प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं उसका नाम आता है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा कि 1916 में मद्रास होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो एनी बेसेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शेर पंजाब किसका उपनाम है? शेर पंजाब जो है यह सरदार भगत सिंह का उपनाम है या फिर लाला लाजपत राय का उपनाम है? कंफ्यूज नहीं होइए, सरदार भगत सिंह यानी भगत सिंह जो है इनका भी बहुत अहम योगदान रहा है। बहुत कम वर्ष समय में इनको जो है फांसी की दे दी गई, लेकिन जो शेर पंजाब के नाम से जाने जाते हैं वो लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें देखे हैं जो विज्ञान, भूगोल और इतिहास से रिलेटेड प्रश्न था। हम इस सभी प्रश्नों को एक एक करके डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे ताकि आने वाले परीक्षा में हमसे कोई गड़बड़ी नहीं हो। हम आपसे चलते चलते ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक चैनल को। सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाता है? प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर यानी एक छोटा सा माइनर अंतर हो, माइनर डिफरेंस हो, बाकी सेम अर्थ हो, तो वैसे शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। अर्थ तो समान होते हैं, माइनर सा दोनों में भेद होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, वैसे शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी 5वां का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ से हम अभी 10 आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा है तो
आप वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के भी शेयर कीजिए, उनकी भी तैयारी आपकी तरह बेहतर हो जाए। यौगिक शब्द कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए। पंकज, अभी हम आपको पीछे बताए हैं। तो पंकज का मतलब क्या हो गया, जो विशेष अर्थ दे रहा है पंकज, जो कि कमल के लिए है। योगरूट शब्द है, दिन है, उसको आप अलग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा, यह रूढ़ शब्द हो जाएगा। जलज है, यह भी योगरूढ़ है। यहाँ पर पाठशाला है, यानी पाठ मतलब पढ़ना, शाला मतलब जगह, तो पढ़ने की जगह पाठशाला, यह यौगिक शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि योगरूढ़ शब्द कौन सा है। योगरूढ़ शब्द पीला, पीला में अगर हम अलग अलग करेंगे पी प्लस ला, कोई अर्थ नहीं बन रहा है, यानी यह रूढ़ शब्द है। घुड़सवार, घोड़ा अलग सवारी अलग, घुड़सवार यानी जो घोड़े पर सवार होता है, तो यह शब्द बनता है यौगिक। पीला हो गया रूढ़ और घुड़सवार हो गया यौगिक। नाक है, ना अलग क अलग, कोई अर्थ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर नाक हो गया, यह रूढ़ शब्द हो गया। लंबोदर यानी लंबा उदर वाला, जो गणेश जी के लिए इस्तेमाल होता है लंबोदर, तो यहाँ पर विशेष अर्थ लंबोदर का अलग निकल रहा है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि यह योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन है, लंबोदर है। सवाल अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन करना है आपको। पड़ोसी है गोधूम, बहु और शहीद। तो शहीद और पड़ोसी तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अब कन्फ्यूजन आपको होगा कि गोधूम और बहु में, कि गोधूम है या बहु है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप हमसे पहले कमेंट कर पा रहे तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा है। यहाँ पर तत्सम शब्द 8 का बी है या सी है, तो सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गोधूम है और इसी का तद्भव रूप गेहूं है। जो गेहूं इस्तेमाल हम लोग करते हैं, गेहूं शब्द फसल जो कि रब्बी फसल है, या उसके लिए संस्कृत में कौन सा शब्द है, गोधूम शब्द है। तो गोधूम का तद्भव गेहूं है और गेहूं का तत्सम गोधूम है, याद रखिएगा। सवाल अगला है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है, तो हम अभी पीछे बताए हैं कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं चलता हो, वैसे सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि देश में आम बोलचाल की भाषा से वो शब्द इस्तेमाल में आने लगे हैं, वो देशज शब्द हैं, उनकी उत्पत्ति का कोई जानकारी नहीं है। सवाल अगला है कि शंकर, संकर, संकर शब्द का अर्थ है संकर। संकर का अर्थ ये है कि दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द है। जैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अभी देखेंगे, अभी तक तो हम लोग दो शब्दों का से मिलकर बना रहे थे, यानी दो भाषाओं, एक शब्द है जो दो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, तो वैसे शब्दों को एक कैटेगरी बनाया गया, संकर कैटेगरी, उसमें रखा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, तो रेल जो है RAIL रेल अंग्रेजी से लिया गया है, और गाड़ी, गाड़ी हिंदी शब्द है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी मिलकर के एक नया शब्द बनता है रेलगाड़ी। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, ये सारे ये जो शब्द है रेलगाड़ी, ये दो अलग अलग भाषाओं, एक अंग्रेजी और एक हिंदी से लिया गया है, इसलिए ये संकर शब्द हो जाएंगे। तो संकर शब्द किसको कहेंगे, जो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द हो, वो संकर शब्द कहलाता है। सवाल है अगला, यह रेलगाड़ी है, आप इसको कमेंट करके बताइए। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो हम अभी पीछे उदाहरण में यही सवाल बता दिए सेम टू सेम, तो इसमें हम आगे वक्त नहीं जाया करेंगे। अगला है कि संधि शब्द है। संधि शब्द कौन सा है। संधि शब्द जो है यह अपने उत्पत्ति की दृष्टि से संधि यानी मेल जोल, यह ऑप्शन ए तत्सम शब्द होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से यह संस्कृत के शब्द है और ये सेम टू सेम हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं। सवाल अगला है कि कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल, कमल शब्द जो है यह किस प्रकार का शब्द है। तो कमल जो है, आप कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि हम पीछे उदाहरण में पंकज का अर्थ कमल के रूप में आपको बताए हैं, तो आप इसमें योगरूढ़ करके अपना 1 नंबर घटा लीजिएगा। क्यों घटा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ शब्द कमल की बात हो रही है, पंकज से इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर कमल को आप अलग अलग कीजिए, कम प्लस ल कीजिए या क प्लस मल कीजिए, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो कमल रूढ़ शब्द हो गया, कमल क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया, और पंकज का अर्थ कमल के रूप में निकलता है, तो इसलिए पंकज योग रूढ़ होगा, कमल नहीं, याद रखिएगा। पीछे उदाहरण में हम आपको बताए थे कि जो है पंकज के लिए, कमल के लिए पंकज शब्द इस्तेमाल होता है, तो सिर्फ पंकज ही योग रूढ़ है, कमल नहीं होगा। कमल को आप अलग अलग करके देखिए, उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी वो रूढ़ शब्द है। अगला आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर इसका दो अलग अलग अर्थ निकल रहा है, पाक प्लस शाला।
पाकशाला, पाक प्लस शाला यानी जहाँ पर खाना वाना बनाने की बात होती हो वो पाकशाला कहलाता है। तो पाकशाला यौगिक शब्द है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आज के इस प्रैक्टिस का। अगला जो अंतिम प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्दों को आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है दोस्तों 15 का ऑप्शन बी मुंह जो है वो तद्भव शब्द है, मुख इसका जो है तत्सम रूप है। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि जो तत्सम तद्भव देशज विदेशज का जो आज का क्लास है एवं रूढ़ यौगिक योग रूढ़ का ये आपको जरूर क्लियर हो गया और इस पर जो प्रश्न बने हैं प्रैक्टिस वो भी क्लियर होंगे और आगे जो प्रश्न आएंगे आप उससे भी आसानी से कर पाएंगे। इसलिए चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न अगर ये आपका क्लास पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोशिका को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। जंतु कोशिका में तमाम प्रकार के जीव जंतु आते हैं और पादप कोशिका में सभी प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जो बाहरी कोशिका का जो भाग होता है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। ये जंतु कोशिका में और पादप कोशिका दोनों में रहते हैं, लेकिन पादप कोशिका में एक उसके भी बाहर एक भाग होता है जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका को निश्चित रूप जो है प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो जो कोशिका को निश्चित रूप देता है उसका कार्य जो है यह कोशिका झिल्ली का होता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है तो कोशिका भित्ति को कोशिका झिल्ली जो है कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रोटीन के निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, यानी प्रोटीन का जो निर्माण है वह कहाँ पर होता है। यह जो है लाइसोसोम में होता है या राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्गी काय बॉडी में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है तीसरा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी है कि प्रोटीन के संश्लेषण का जो कार्य है वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, यानी लाइसोसोम को जो है ये आत्महत्या की थैली कहा जाता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, यानी ये कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कोशिका के राइबोसोम में होता है, इसलिए यह प्रोटीन का सक्रिय स्थल के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि ल्यूकोप्लास्ट यानी जिसको हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का जगह कौन सा है? यह जड़ की कोशिका में रहता है या तना की कोशिका में या पत्ती की कोशिका में या फूल की कोशिका में, फूल फल की कोशिका में। तो तीन प्रकार के लवक होते हैं और लवक भी जो है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है यह पत्ती में पाया जाता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो है वह फूल एवं फल में पाया जाता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है जिसको अवर्णी लवक कहते हैं यह पौधे के जड़ों में पाया जाता है। इसलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है। जी, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का कार्य किसका है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो कोशिका है पादप कोशिका वह केवल पौधे में पाया जाता है ये लवक, और ये लवक जो है वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो पत्ती को हरा रंग देने का कार्य है वह क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, और साथ ही साथ यह वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ध्वनि का ताप जो है तत्व, ध्वनि का जो तत्व है पिच यह किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तत्व या पिच जो है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है या तीव्रता पर या वेग पर या फिर आयाम पर। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 6 नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर ए की आवृत्ति, यानी ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं कि 1 सेकेंड में कितना बार जो है यह साइकिल पूरा कर रहा है वह उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और ध्वनि का जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर ही निर्भर करता है। और याद रखिएगा कि ये जो पिच है यह महिलाओं का हाई और पुरुषों का
कम होता है, इसी वजह से महिलाओं की जो आवाज़ है वो सुरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज बारंबारता तक की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की जो ध्वनि है, केवल मनुष्य इसी बीच के जो है आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। आवृत्ति का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है, जिसको संकेत HZ से लिखते हैं। तो मनुष्य के द्वारा जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ही आवृत्ति की ध्वनि को सुना जा सकता है। इसलिए इसका नाम जो है 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी होगा कि श्रव्य या ऑडिएबल, इंग्लिश में ऑडिएबल कहेंगे, श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि ये है। तरंग का जो ये आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि किसमें सबसे तेज यात्रा करेगी। तो ध्वनि का जो सबसे तीव्र यात्रा होगा, ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं करती है, अर्थात सी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ध्वनि के यात्रा करने के लिए कोई ना कोई माध्यम का होना आवश्यक है, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो जैसे ठोस में जो है ध्वनि की ये जो वेग है ध्वनि का वो सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। इसलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कि द्रव्यों में जो ध्वनि का तेज सबसे अधिक तेज जो है वो स्टील में होगा। ये जो ऑप्शन है इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो वायु में जो ध्वनि का वेग है वो लगभग जो है 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास वायु में ध्वनि का वेग होता है, अर्थात इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ध्वनि को मापा जाता है, इसके मात्रक क्या है, यानी मात्रक के बारे में पूछा जा रहा है कि ध्वनि को मापने का मात्रक कौन सा है। डेसी में मापते हैं, डेसीमल में मापते हैं या फिर डेसीबल में मापते हैं। तो ध्वनि हो या फिर ध्वनि प्रदूषण हो, इसको मापने का जो मात्रक है वो डेसीबल है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कर्नाटक राज्य की बाबा बुदन पहाड़ियाँ में कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त होता है। ये यूरेनियम है या लॉयस्क है या बॉक्साइट खनिज है या फिर मैंगनीज है। तो 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो बाबा बुदन पहाड़ी से खनिज की प्राप्ति होती है वह लॉयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है। ये चारों जो है ये लोहे के ही अयस्क हैं, यानी इनसे लोहा की प्राप्ति होती है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये चारों प्रमुख रूप से लोहा के अयस्क है। लेकिन जो अधिकांश लौह अयस्क भारत में जो पाए जाते हैं वह जो है हेमेटाइट लौह अयस्क जो है भारत में पाए जाते हैं, अर्थात 12वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी जस्ता, जिसको जेडेन से जानते हैं, जिंक का उत्पादन भारत का कौन राज्य सबसे अधिक सर्वाधिक जिंक उत्पादन करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है, वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान जो है यह जिंक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है। जिप्सम के बारे में हम लोग इससे पहले भी क्लास में किए थे कि जिप्सम जो है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और उस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो इस्तेमाल है वह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और ये जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यह कौन से राज्य में पाया जाता है, तो इसका भी सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि राजस्थान राज्य में जिप्सम की प्राप्ति होती है और उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिससे टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में सहायक होता है तथा ये मूर्ति वगैरह बनाने में भी इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। जी, खनिज के भंडार के बारे में हम लोग देख रहे हैं एक प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न परीक्षा में संभावना है पूछे जाने के। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वह होगा केरल, कि विश्व का जो सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है वह केरल में है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ है, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस जो आयोग है ONGC के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है यह इसकी स्थापना कब हुई थी।
ONGC की जो स्थापना का वर्ष है वो सही वर्ष क्या है, 1856 है या 1914 है या फिर 1936 है या 1956 है। तो ONGC की जो स्थापना का वर्ष है वो है 1956, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई का जो संबंध है वह इस्पात के उत्पादन से है या पेट्रोलियम के उत्पादन से है या फिर वहाँ कोई मकबरा है या जूट का उत्पादन होता है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 17वां नंबर प्रश्न के लिए कि मुंबई हाई का जो संबंध है वह पेट्रोलियम के उत्पादन से है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में कोयला का सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि कोयला का दो समूह हैं, एक है गोंडवानालैंड कोयला और दूसरा समूह है जी, तो एक गोंडवानालैंड कोयला है, दूसरा टर्शियरी काल का कोयला है और उसमें अधिकांश गोंडवाना समूह के कोयला पाया जाता है। और कोयला का जो प्रकार है वो 4 किस्म का प्रकार है कोयले का, ये लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है वो सर्वोत्तम किस्म है कोयले का। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, सबसे जो कोयले का बेकार किस्म है वो पीट है और सबसे जो अच्छा किस्म है वो है एंथ्रेसाइट। और इस प्रकार लिग्नाइट कोयला जो है ये मीडियम टाइप का कोयला है। इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि तमिलनाडु राज्य जो है यह लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कोयला से रिलेटेड ये प्रश्न है। SCERT के जो भूगोल है हमारी दुनिया के नाम से वो इसको कवर करता है और NCERT भी इसको कवर करता है। तो ये जो प्रश्न है वो NCERT और SCERT दोनों से संबंधित प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। बस हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए जितना सहायक साबित हो रहा है, आप प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तथा आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सा है। मीठे पानी की झील जो है वो कौन है, उलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील या फिर पुष्कर झील। तो भारत में जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, 19वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि उलर झील जो है ये भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रसिद्ध लैगून झील जिसको चिल्का झील के नाम से भी जानते हैं, यह कौन से राज्य में स्थित है। जो चिल्का झील है, लैगून झील, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है या आंध्र प्रदेश में है या उड़ीसा में है या फिर तमिलनाडु में है। तो 20वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि जो चिल्का झील है यह है उड़ीसा राज्य में स्थित, यानी सी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। बौद्ध जो स्तूप है भारत में या सारनाथ में है, सांची में है, गया में है या फिर अजंता में है। 21वां नंबर प्रश्न का जी सबसे करेक्ट आंसर क्या है, तो सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप के रूप में जाना जाता है वह सांची का बौद्ध स्तूप जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। जी 2 जैन ये हुआ है और 4 जो है बौद्ध संगीति हुआ है और 2 जैन संगीति हुआ है। तो प्रथम जो जैन संगीति का आयोजन किया गया था वह कौन से स्थल पे किया गया था। तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है 22वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर है वह है पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित कब हो गया। यह विभाजित जो होने का समय है या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था या अशोक के समय में हुआ था या कनिष्क के समय में या इनमें से कोई नहीं। 23वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है, तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह जैन धर्म को अपनाए थे और इन्होंने जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है वहाँ चले गए और वहाँ जो है सलेखना विधि से यानी खाना पीना छोड़ करके अपना प्राण त्याग किया था। क्योंकि जो है भीषण अकाल पड़ने के कारण ये लोग बिहार से वहाँ गए थे और उसके बाद जब लोग वापस आए 8 साल के बाद लगभग, तो पटना में जब संगीति हुई तो उसमें जो है 2 ग्रुप बट गए थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो इस प्रकार जो है ये 2 विभाजित हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से आता है। तो इसमें 3 पिटक है मुख्य रूप से, जो एक है सूत पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अभिधम पिटक। तो 3 पिटक है, BCD तीनों पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। लेकिन जो त्रिपिटक में शामिल नहीं है वह है जातक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है 24वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। ये गौतम बुद्ध अपना गुरु जो है किन्हें मानते थे, ये पाणिनि को मानते हैं या फिर अलार कलाम है या कपिल है या फिर पतंजलि हैं। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी कि गौतम बुद्ध के जो गुरु हैं वो अलार कलाम यानी बी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज ने जो पुस्तक की रचना किए हैं उसका नाम क्या है। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक की रचना की गई है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और ये जो है इसका यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और यहाँ आए तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है इंडिका, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है 26वां नंबर प्रश्न के लिए कि इनके पुस्तक का नाम क्या है। तो इंडिका जो है इनके पुस्तक का नाम है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। 27वां नंबर प्रश्न है कि सांची का स्तूप बनवाने का जो काम है वह अशोक के द्वारा किया गया है या गौतम बुद्ध के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा या खरगेन के द्वारा। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है यह अशोक के द्वारा कराया गया था, यानी इस प्रश्न के लिए भी सबसे सही उत्तर 27वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर की जो स्थापना है वो अशोक के द्वारा किया गया है या बिंदुसार हैं या फिर चंद्रगुप्त मौर्य हैं या दशरथ हैं। तो जो श्रीनगर की स्थापना है वो अशोक के द्वारा किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है 28वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है शासन मौर्य वंश का वो बिंदुसार के हाथों में गया जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और उसके पश्चात जो है शासन अशोक के हाथ में गया। तो जिस वक्त बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस वक्त जो है अशोक कहाँ का गवर्नर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि वह उज्जैन का गवर्नर था और उसके बाद जो है अशोक जो है यह शासक बने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। मौर्य काल में सीता जो है यह देवी के लिए उपयोग होता था या धार्मिक संप्रदाय था कोई या फिर राजकीय भूमि से प्राप्त आय था या ऊसर भूमि था। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि मौर्य काल में जो सीता से तात्पर्य है वह है राजकीय भूमि से प्राप्त आय के रूप में सीता का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भगवान रोटी वाला कहा गया था। यह जो सूफी का सिलसिला है उसमें कौन सी सूफी शामिल है। शेख नसीरुद्दीन है या ख्वाजा कुतुबुद्दीन है या सलीम चिश्ती है या फिर निजामुद्दीन औलिया है। तो इसका जो सबसे सही जवाब है 31वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर बी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन को जो है बख्तियार काकी के नाम से भी जाने जाते हैं। बी ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और उसको किस नाम से जाना गया। जी, महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ उसको इकबाल नामा के नाम से जाना गया या फिर रज़्म नामा कहा गया या अकबर नामा कहा गया या फिर ये सकीनतुल औलिया के नाम से इसको जाना गया। 32वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि उसको जो है रज़्म नामा के नाम से जाना गया था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का जो अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट हुए हैं। निम्नलिखित में से जो अंतिम मुगल सम्राट है आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय या फिर बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय। तो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जो है बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति में दिल्ली से इनका विद्रोह में नाम आता है और इनको जो है कैद करके भेज दिया गया था बर्मा की राजधानी रंगून। काले पानी की सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा और ये वहीं जो है
वहाँ इंतकाल किए और इनके जो 2 पुत्र थे उनका भी जो है ये गर्दन काट करके और भेज दिया गया था। और ये बोले कि अंग्रेज़ों के सामने मेरे 2 क्या, अगर ऐसे ऐसे कितने बेटों का सर कट जाए फिर भी जो है देश को अंग्रेज़ों से ये करना है। तो और वहीं इन्होंने जो है अपने ये पर एक शेर भी लिखा था बहादुर शाह जफर ने, जो कि बहुत फेमस हुआ था कि कितना है बदनसीब जफर कफन के लिए और 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा जो बनवाए गए भवन था, 34वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि वह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। जो अकबर के द्वारा बनवाया गया भवन था जहाँ इबादत खाना के रूप में वह जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? यानी तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस का रचना किया गया उस समय भारत में किनका शासनकाल चल रहा था? तो सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि यह अकबर के शासनकाल में जो है रामचरितमानस की रचना की गई है। हम लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल है वो रॉबर्ट क्लाइव है या फिर वारेन हेस्टिंग है? तो 36वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि वारेन हेस्टिंग जो है यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो लंदन में। और उसका जो प्रथम गवर्नर था भारत में कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल वह वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। यह पहला यूरोपीय यात्री था जो भारत पहुंचा था, और यह 1498 में यह भारत आया था। और यह कब कहाँ पर पहुंचा था? तो यह जो है केरल में कालीकट के पास जो है आया था। यानी 37वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि वास्को डी गामा जो है 1498 में कहाँ आया था? केरल में कालीकट की बंदरगाह पर। और उस वक्त वहाँ के राजा कौन थे? तो जेमोरिन थे। और ये जो यहाँ से मसाला ले गया तो 60 गुना मुनाफा वहाँ जा करके यूरोप के बाजार में कमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो हम अभी कहे हैं कि भारत में जो है समुद्री मार्ग की खोज का जो श्रेय है वह किसको जाता है? वास्को डी गामा को, क्योंकि यह पहला यूरोपीय यात्री था जो कहाँ का था? पुर्तगाल का था, जो भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जो ये अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी वह कहाँ? तो वह किया गया था ऑप्शन नंबर बी, कालीकट में ही। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा 1612 ईस्वी में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो उन्होंने यह फैक्ट्री कहाँ स्थापना किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित फैक्ट्री है वह गुजरात के सूरत में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आज हम लोग अभी जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, इतिहास, भूगोल और ये विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को उत्तर को व्याख्या के सहित किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा तथा आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। हम आपसे चलते चलते ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो कौन सा गवर्नर जनरल होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस है या डलहौजी हैं या फिर विलियम जोन्स या वारेन हेस्टिंग्स है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर बनेगा कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का जो श्रेय है वह विलियम जोन्स को जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था यह 1832, 41, 51 या 55।
तो ये जो संथाल विद्रोह शुरू हुआ जैसे सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, यह 1855 में शुरू हुआ था और 1856 तक चला था। अर्थात इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि ये जो है 1855 में संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, यानी बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना कौन किए थे? बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुआ था कि जो फौजदारी के मामले हैं, जो आपसी ये हैं, उसको जो सुनवाई जो है वो वहाँ के नवाब करेंगे और बाकी जो दीवानी मामले हैं, जो ये सारे मामलों की सुनवाई जो है यह अंग्रेजी सरकार करेगी। इस प्रकार की जो द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में शुरू हुई थी, तो वह उस वक्त बंगाल के गवर्नर कौन थे? ये व्यवस्था जो है लॉर्ड कैनिंग के ज़माने में शुरू हुई, या वारेन हेस्टिंग, या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि यह जब व्यवस्था शुरू हुई थी बंगाल में द्वैध शासन की, यह रॉबर्ट क्लाइव के ज़माने में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरा नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त जो है 3 प्रकार के कर की व्यवस्था शुरू की गई थी। एक अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। हम तीनों के बारे में अभी डिटेल्स में देखेंगे। सभी प्रश्नों को उसी से हमें डिटेल्स जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि बिहार और बंगाल साइड में जो व्यवस्थाएं शुरू थी कर की, वह थी अस्थाई बंदोबस्त। और इस अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, पूछा जा रहा है। तो यह अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किए थे बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, क्योंकि जिस वक्त यह व्यवस्था लागू हुई थी बिहार भी बंगाल का ही अंग था। 1912 में बिहार अलग हुआ है और 1936 में बिहार से उड़ीसा तथा 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ है। तो ये अस्थाई बंदोबस्त जो शुरू हुआ यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। अर्थात चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी जी, तो इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन? तो किसान हुआ करता था इस व्यवस्था के। और यह व्यवस्था जो लागू हुई थी यह मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र में लागू हुई थी, यानी दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू हुई थी। तो 2 प्रकार की व्यवस्था को हम लोगों ने देखे, एक अस्थाई बंदोबस्त और दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था मद्रास क्षेत्र में और इसमें जो है भूमि का मालिक किसान हुआ करता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह 1600 ईस्वी में हुआ है, या 65, 10 या फिर 15। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, और हुआ कहाँ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में लंदन में हुआ था। और उस वक्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ही व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था और वही लोग भारत में व्यापार करने आते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन ख़त्म हुआ और यहाँ जो है डायरेक्ट वहाँ के जो अंग्रेजी सरकार थी उसका शासन आरंभ हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने जो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का जो ये है वह किस ईस्वी में किया गया है? 1773 ईस्वी में, या फिर 72 या 74 या 75। तो इस प्रश्न का सबसे जो सही जवाब है कि ये जो द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति हुई है यह हुआ है 1772 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 7वां नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? तो डाक टिकट जारी करने वाले जो भारत में गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं वह नाम आता है लॉर्ड डलहौजी का, और इन्होंने और भी कई काम किए हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाया था और उसी के तहत जो है बहुत सारे ये को हड़प लिया गया था। और लॉर्ड डलहौजी ने ही के शासन में ही भारत में रेल सेवा की भी शुरुआत हुई थी। तो ये भी इसके लिए याद रखा जाता है। डाक सेवा की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। डाक टिकट जारी करने वाले गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है 8वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। दोस्तों, हम इस सीरीज में सभी प्रकार के प्रश्नों को करा रहे हैं ताकि आने वाले परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न किसी भी पॉइंट से अगर पूछा जाए तो वो नहीं छूटे। इसलिए हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे
कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई। तो सुएज नहर जो व्यापार के लिए खोला गया है, इसका सबसे सही जवाब ये है कि यह 1869 ईस्वी में खोला गया है। और इस सुएज नहर के खुल जाने से यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार का मार्ग है वो बहुत छोटा हो गया है, और व्यापार करना यूरोप और एशिया के बीच बहुत आसान हो गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये तीसरा जो है भूमि कर का ये था, एक तो रैयतवाड़ी और दूसरा महलवारी, और तीसरा जो है अस्थाई बंदोबस्त, उसमें से यह महलवारी व्यवस्था है। महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया, यानी किसके द्वारा जो है यह लागू किया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है, इसके जनक के रूप में कौन जाने जाएंगे। तो महलवारी व्यवस्था जो है मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है मार्टिन बर्ड जो है करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है देख लिए कि 3 व्यवस्थाएं, यानी एक जो है अस्थाई बंदोबस्त जो कि बिहार बंगाल क्षेत्र में लागू था, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि दक्षिण भारत के मद्रास क्षेत्र में लागू था, और तीसरा था महलवारी व्यवस्था, यह पंजाब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लागू था। तो ये 3 व्यवस्थाएं थी जिस वक्त अंग्रेजों ने यहाँ शासन शुरू किया था, उस वक्त जो है कर लेने के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यह प्रश्न जो है हमारा भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो वन के विस्तार की अगर हम लोग बात करें राज्यों में, तो सबसे अधिक वन विस्तार वाला राज्य जो है वह है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी यह है कि राज्य की जितना भी क्षेत्रफल है उसका 33% भूभाग पर जो है वन आच्छादित होना चाहिए, यानी 33% भूभाग पर अगर वन है तो फिर वो वहाँ पर सही है इकोसिस्टम के लिए। तो यह जो है मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक वन विस्तार पाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि जूट के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य आगे है। अग्रणी राज्यों में जूट का उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन में है हमारे पास कि बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जो जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारत में जो है सबसे आगे जो है वो बंगाल है, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर जो है वह असम का नाम आता है। ये हम लोग याद रखेंगे। जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर असम का नाम आता है। और जूट उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। हालांकि पूरा बंगाल क्षेत्र जो है वह जूट उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन बंटवारे के पश्चात जो है पूर्वी बंगाल का एक बड़ा क्षेत्र जो है कट जाने के कारण वो क्षेत्र हमारे ये में नहीं रहने के कारण जो है जूट का उत्पादन थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन भारत की अगर हम लोग बात करें तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पर, बिहार जो है वो दूसरे नंबर पर। बिहार का जो सीमांचल इलाका है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, ये सारे जिला जो है, अररिया, ये सब जूट उत्पादन के लिए अग्रणी जिलों, यानी कोसी का जो क्षेत्र है यह अग्रणी जिलों में से एक है। और फिर तीसरे नंबर पर जो है जूट उत्पादन में वो असम है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी चाय का प्रमुख उत्पादक पूछा जा रहा है। वैसे तो चाय के उत्पादन में ये पश्चिम बंगाल में भी चाय का उत्पादन होता है, लेकिन चूंकि प्रमुख उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सबसे करेक्ट आंसर होगा कि चाय के प्रमुख उत्पादक राज्यों में असम जो है वह महत्वपूर्ण स्थान है। अगला अग्रणी राज्य है, पहले नंबर पे आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां प्रश्न है 14th की, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन, कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा, असम, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो कहवा के उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी राज्य जो है वह है ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक राज्य जो है वो सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। और कहवा की जो अगर हम लोग बात करें कि विश्व में
तो सबसे बड़ा उत्पादक देश में ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया ये सब आएगा। और भारत में अग्रणी जो राज्य है वो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य जो है वो गन्ना के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह कौन से राज्य में होता है। तो इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर ये होगा कि हमारा पड़ोसी राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश या सर्वाधिक गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। झारखंड की जो स्थानांतरित कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को विश्व में और ये देश के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें झारखंड में किस नाम से, तो झारखंड में इसे जो जाना जाता है वह जाना जाता है ऑप्शन नंबर 16 का सी, यानी कुरुआ के नाम से जाना जाता है। वहीं विश्व के अन्य देशों में इसको जो है जैसे ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला में जो है कोनुको के नाम से जाना जाता है, और श्रीलंका में जो है चेना के नाम से जाना जाता है, और इंडोनेशिया में जो है वह लदांग के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पूर्व भारत में इसे झूम खेती भी कहते हैं। याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्रश्न जो है बीपीएससी TRE 1 में भी पूछा गया था, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बनता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का जो नारियल प्रदेश है वह किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नारियल प्रदेश है वह कौन कहलाएगा। भारत का नारियल प्रदेश जो है वह हम सभी जानते हैं कि केरल राज्य जो है नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग वक्त नहीं गंवाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का वह कौन सा क्षेत्र है जहां तंबाकू का उत्पादन के लिए वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो बिहार का वह क्षेत्र जो तंबाकू के उत्पादन में सबसे अधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है वह है समस्तीपुर का क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी 18वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में सबसे सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेशम का कीड़ा पालना क्या कहलाता है। रेशम का कीड़ा पालना जो है यह सेरीकल्चर कहलाता है, या रेशम कल्चर कहलाता है, या पीसी कल्चर कहलाता है, या फिर तीसी कल्चर कहलाता है। इसका सबसे सही जवाब क्या होगा। तो रेशम के कीड़ा का जो पालना है यह कहलाता है 19वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम के उत्पादन में जो है कर्नाटक है, और बिहार का भागलपुर जिला जो है वह अग्रणी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कांवर झील जो ये है झील स्थित है यह कहाँ स्थित है, या बिहार में किस जिले में स्थित है। तो कांवर झील जो स्थित है यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, यानी इसका 20वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी कि कांवर झील की स्थिति बिहार के बेगूसराय जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न जो है विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हम लोग जो है इतिहास और भूगोल के बाद विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। और अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट्स उठा सके। क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस सबसे अधिक उत्तरदायी है वह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस गैस के बढ़ने के कारण जो है पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो है ग्लेशियर पर जो ये जमा है उसे पिघलने का डर है, और जिससे जो है जो किनारे के इलाके जैसे महाराष्ट्र का इलाका है, महाराष्ट्र में मुंबई का इलाका, तो उसे डूबने का खतरा बना रहेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से जो बचना है उसका तरीका यही है कि हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, और ऊर्जा का जो मात्रक है वह क्या है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, बल का मात्रक डाइन होता है, और शक्ति का मात्रक जो है यह वाट होता है, याद रखेंगे। और ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, तथा कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछे जा सकते हैं
कि कौन से दो यू का मात्रक जूल होता है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो है जूल होता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अर्थात यह है कि वह ऊर्जा स्रोत जो एक बार खत्म हो तो उसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक ढंग से हो सके, उसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मानेंगे। और जो एक बार खत्म हो गया, दोबारा उसकी पूर्ति संभव नहीं है, तो वो अनवीकरणीय। जैसे कोयला जो है एक बार जब खत्म हो गया तो उसे दोबारा उसकी पूर्ति कर पाना संभव नहीं है, तो वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कहलाएगा। तो इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो है ऑप्शन नंबर बी कि सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो एक बार उसकी पूर्ति रोजाना सूर्य से हमें होती रहेगी और यह कभी खत्म होने को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध जो बना है गंगा, सतलज, नर्मदा या फिर तापी नदी पर, तो इसका जो सबसे सही उदाहरण है कि सबसे जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बना है। अगला प्रश्न कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है, यानी फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f = r/2 कहेंगे, या अगर वक्रता त्रिज्या से पूछा जाए तो r = हो जाएगा 2f। वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस की दुगुनी होगी और फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे सही उत्तर बनता है वह बनता है ऑप्शन नंबर बी कि f = r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वह होता है वोल्ट, और इसको मापते किस में है, तो विभवांतर को मापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से, और इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। इससे दोनों में पूछा जा सकता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट और मापा जाता है वोल्ट मीटर से, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर और मापा जाता है उसको ए मीटर से। और ओम जो है यह होता है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक, और कूलम जो है यह होता है किसका, तो यह होता है चार्ज का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। इस प्रकार याद रखेंगे। वोल्ट जो है यह विभवांतर का, ओम प्रतिरोध का, एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का, और कूलम्ब जो है यह चार्ज का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शरीर में भोजन का जो पचना है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना जो है यह कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, यानी उपचयन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अर्थात उपचयन, यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके होता है, तो हम लोग सांस के रूप में जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे रिएक्शन होता है, और यह उपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा वह विलयन जो है वो क्षारीय विलयन होगा, और जो क्षारीय विलयन होगा या भस्मीय कहिए, तो जो विलयन भस्मीय विलयन होगा उस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और 14 तक होगा। 7 से अधिक होगा और कहाँ तक होगा, 14 तक होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 11 और ए और बी यानी 11 और 10 दोनों जो है विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि ए और बी दोनों जो है वो सही उत्तर है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। कौन सी धातु को जो है वो किरोसिन में डुबो के रखा जाता है, वह मैग्नीशियम है, सोडियम है, पारा या फिर टंगस्टन। तो इसमें जो है सोडियम धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु है जो तीव्र अभिक्रियाशील धातु है, यानी अभिक्रिया बहुत तेजी से करता है। इस कारण जो है अगर इसे खुला मुक्त अवस्था में छोड़ दिया जाए तो वो जल्दी अभिक्रिया करके जो है ये कर लेता है। तो इसी कारण जो है सोडियम धातु को क्या करते हैं कि किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन में नहीं होता है। तो खाना बनाने के ईंधन में एलपीजी का भी प्रयोग होता है, बायोगैस का भी प्रयोग होता है, कोयला का भी प्रयोग होता है, नहीं जो होता है वो सीएनजी का। सीएनजी का पूरा नाम क्या है,
तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड्य प्राकृतिक गैस कहेंगे हिंदी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड्य प्राकृतिक गैस। इसका जो प्रयोग है वो वाहनों को चलाने के लिए, गाड़ियाँ चलाने के लिए, आज जितने भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, इनमें जो गाड़ियाँ चलती है तो वह डीजल इंजन नहीं, सारी गाड़ियाँ जो है वो सीएनजी से चलती है और इसका उपयोग जो है खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है। बाकी तीनों बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस और कोयला, इनका उपयोग ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, यह विविध से रिलेटेड प्रश्न है कि पोंगल जो है यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो पोंगल जो है वह दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य का ये त्यौहार है। अगर आप लोग इसको कर पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पोंगल जो है वह राज्य तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे सही उत्तर होगा 31वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बैसाखी जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है, यानी यह कौन से राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो बैसाखी का जो त्यौहार है यह ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। याद कीजिए इतिहास की, बैसाखी के त्यौहार के दिन ही जो है वो लोग जो है वो जलियांवाला बाग में बैठे थे शांतिपूर्ण, और उस पर जो है जनरल ओ डायर की सेना ने गोलियां बरसा दी थी और लाखों हजारों लोग जो है उसमें मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो इस ये बैसाखी जो है पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां है कि नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है। नवरोज त्यौहार का जो संबंध है वह किस समुदाय से संबंधित है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि नवरोज का जो संबंध है वह पारसी समुदाय से है, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि लोक नृत्य में राज्यों का जो युग्म दिया है उसमें से कौन सा राज्य जो है लोक नृत्य में वह सुमेलित नहीं है। तो कोकड़ू महाराष्ट्र, झूमर हरियाणा, थाली ये हिमाचल प्रदेश और मुकना मणिपुर। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें 34वां नंबर प्रश्न, तो जो सुमेलित नहीं है वह झूमर हरियाणा यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। जो नृत्य ऑप्शंस में दिए हैं डांडिया, विदेशिया, बांस नृत्य और कुचिपुड़ी, इसमें से गुजरात से राज्य से कौन सा नृत्य जो है प्रमुख संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी डांडिया जो है यह गुजरात से संबंध रखने वाला प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में जो वैसे तो 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, फिर उसके बाद जो है बंटवारा के पश्चात फिर अंतरिम सरकार का गठन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ, और उसके बाद जो है पहला जो निर्वाचन है यह 1952 में हुआ, और उसके ठीक 5 साल के बाद जो है दूसरा आम चुनाव हुआ, यानी 1957 में भारत में दूसरा आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है भारत और रूस है, या फिर भारत और पाकिस्तान है, या भारत और चीन है, या भारत बांग्लादेश है। तो सही उत्तर के रूप में जो जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। दोस्तों हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी परीक्षाओं के लिए आपको बेहतर कंटेंट पहले मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूर किसान के शोषण से मुक्ति दिलाना और पूंजीवाद की समाप्ति, यानी ये सारा का सारा जो है उसका मुख्य उद्देश्य में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर के रूप में 38वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम सरकार का गठन हुआ था उसमें गृह मंत्री जो थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा 39वां नंबर प्रश्न के लिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे
सही उत्तर है। अब हम लोग इस प्रकार जो है ये आज 4 प्रमुख से यानी इतिहास, भूगोल, विज्ञान और ये विविध के जो प्रश्न हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को उसके ऑप्शंस तथा व्याख्या के साथ देखे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि इससे बाद जो भी अपडेट्स आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।